आगे अब हम एल्कीनों के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानेंगे। एल्कीनों के भौतिक गुणधर्म। एल्कीन रंगहीन तथा मधुर गंध वाले होते हैं। ये जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन तथा ईथर में विलेय होते हैं। इनके प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 14 सदस्य द्रव तथा उससे अधिक कार्बन संख्या वाले सदस्य ठोस होते हैं। अणु भार बढ़ने पर क्वथनांकों में क्रमागत वृद्धि होती है। सीधी श्रृंखला वाले एल्कीनों का क्वथनांक अधिक होता है। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि एल्कीन किस किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। बच्चों, जैसे कि आपने एल्कीन की संरचना देखी, इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसमें कि पाई बंध उपस्थित है। अतः ये काफ़ी सक्रिय होते हैं और इसलिए इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं बहुत ही आसानी से होती हैं। विशेष परिस्थितियों में ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाई हाइड्रोजन का संयोजन। बच्चों, एल्कीन विभिन्न उत्प्रेरक जैसे कि निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के एक अणु के साथ क्रिया करके एल्केन देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन के एक अणु से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्रोपेन प्राप्त होगा। इसी तरह से बच्चों, एल्कीन में हैलोजनों का योग भी होता है जिसे हम हैलोजनीकरण कहते हैं। और जब एल्कीनों पर हैलोजन का योग होता है तो हमें सन्निध डाइहैलाइड या जिसे हम कहेंगे विजनल डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम प्रोपीन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। और बच्चों, आपको पता है ब्रोमीन का रंग होता है लाल नारंगी रंग का, और जब ब्रोमीन की क्रिया हम प्रोपीन से कराते हैं और हमें 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है तो ब्रोमीन का कलर अदृश्य हो जाता है और इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम असंतृप्तता के परीक्षण के लिए भी करते हैं। आइए अब देखते हैं कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किस प्रकार से होता है। बच्चों, एल्कीन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइडों जैसे कि HCl, HI, HBr के साथ संयोग करके विभिन्न उत्पाद देते हैं। बच्चों, यदि हम सक्रियता देखें तो सबसे आसानी से योग हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है, उससे बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे धीमी गति से योग होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। बच्चों, आप देखते हैं हम सममित तथा असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं सममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किस प्रकार से होता है। बच्चों, सममित एल्कीन कौन से होंगे? वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े हुए एल्किल या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है। जैसे कि एथीन, जब एथीन में हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करते हैं तो एक कार्बन पर ब्रोमीन और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस तरह से हमें ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड योग किस प्रकार से होता है। उदाहरण के तौर पर प्रोपीन से जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। ब्रोमीन या तो प्राथमिक कार्बन पर जुड़ सकता है अथवा द्वितीयक कार्बन पर जुड़ सकता है और इस तरह से या तो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन अथवा 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो सकते हैं। अब कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में या मेजॉरिटी में बनेगा, इस बात को बताने के लिए प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ ने 1869 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। इस तरह से आप स्वयं बता सकते हैं कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा बनेगा,
बिल्कुल सही। यहाँ पर हमें 2-ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। आइए इसकी क्रियाविधि को हम और अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, हमने असममित एल्कीनों में HBr की योगज अभिक्रिया देखी, जो कि मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार होती है। आइए इसकी क्रियाविधि समझें। बच्चों, सबसे पहले हमारा एल्किल हैलाइड प्रथम पद में, जैसे कि यहाँ पर है HBr, यह वियोजित होकर हमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ आयन तथा एक Br- आयन देता है। अब यह इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारे क्रियाकारक यानी कि द्वितीय पद में हम, जो कि असममित एल्कीन है, प्रोपीन यहाँ पर हमने लिया है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रोपीन पर अटैक करेगा। अब इसके अटैक से यहाँ पर जो द्विबंध का पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं। वह द्वितीयक कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है अथवा प्राथमिक कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है। यदि यह द्वितीयक कार्बन पर शिफ्ट होता है तो बच्चों, द्वितीयक कार्बन पर ऋणावेश और प्राथमिक कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। इसी तरह से यदि यह प्राथमिक कार्बन पर शिफ्ट होता है तो प्राथमिक कार्बन पर ऋणावेश तथा द्वितीयक कार्बन पर धनावेश आ जाता है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि यदि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्ब धनायन यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। कार्ब धनायन में सबसे ज़्यादा स्थायी तृतीयक कार्ब धनायन, उससे कम द्वितीयक और सबसे कम प्राथमिक कार्ब धनायन स्थायी होता है। इसलिए अब यहाँ पर जो द्वितीयक कार्ब धनायन है इसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में बनेगी, जबकि प्राथमिक कार्ब धनायन की मात्रा कम मात्रा में होगी। इसलिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन और H+ और Br- में से H+ जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यह किनारे वाले प्राथमिक आयन से जुड़ जाएगा तथा Br- द्वितीयक कार्बन से जुड़ेगा और इस तरह से हमें मुख्य उत्पाद के तौर पर 2-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा। जबकि इस प्रथम प्रोडक्ट की मात्रा हमें कम मात्रा में मिलेगी, जिसमें कि हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा। और यही बच्चों मार्कोनी-कॉफ का नियम है, जिसमें कहा जाता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, और इस मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार भी हमें अधिक मात्रा में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। बच्चों, इसी अभिक्रिया में यदि जब हम असममित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं और इस अभिक्रिया में यदि हम किसी परऑक्साइड जैसे कि बेंजॉल परऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तब हमें उपर्युक्त दोनों उत्पाद में से 2-ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त न होकर 1-ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूँकि यह अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रही है और मार्कोनी-कॉफ के नियम के विपरीत हो रही है, इसलिए इस क्रिया को हम मार्कोनी-कॉफ का नियम तथा परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम असममित हाइड्रोकार्बन यानी कि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का उपयोग करते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में हमें मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार उत्पाद मिलेंगे, और यदि अभिक्रिया में किसी परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो हमें उत्पाद मार्कोनी-कॉफ के नियम के विपरीत बनेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं कि एल्कीनों में जल का योग किस प्रकार से होता है। बच्चों, आप जानते हैं जल का वियोजन होगा तो H+ और OH- बनेगा, और जब एल्कीनों के साथ क्रिया होगी तो ये मार्कानीकॉफ के नियम के अनुसार ही जो OH समूह है वह द्वितीयक कार्बन पर और जो हाइड्रोजन है वह प्राथमिक कार्बन पर जुड़ेगा। इस तरह से जब हम प्रोपीन की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से कराते हैं तो जल का ऋणात्मक भाग द्वितीयक कार्बन से तथा जल का धनात्मक भाग प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है, और इस तरह हमें कौन सा उत्पाद मिलता है? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि एल्कीन की ऑक्सीकरण से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। बच्चों, जब हम एल्कीन के ठंडे एवं तनु पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराते हैं तो हमें अलग उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि जब हम एथीन की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट ठंडे और तनु पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो हमें 1,2-डाइऑल, जिसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, प्राप्त होती है। यहाँ पर होता क्या है बच्चों? यहाँ पर क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट हमें एक नवजात ऑक्सीजन देता है जो कि जल से संयुक्त होकर 2 OH अणु बनाते हैं, और ये दोनों OH समूह एक एक कार्बन पर द्विबंध के एक एक कार्बन पर जुड़ जाते हैं, और इस तरह से हमें 1,2-डाइऑल, जिसे हम ग्लाइकॉल कहते हैं, वह प्राप्त होता है। बच्चों, इसी तरह यदि हम गर्म और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया किसी एल्कीन से कराते हैं तो हमें कीटोन तथा अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम 2-मेथिल प्रोपीन की क्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वह है प्रोपेनोन। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और जल भी बनता है। इसी तरह से यदि हम ब्यूटूइन की क्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वह है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्कीनों के ऑक्सीकरण से हमें ग्लाइकॉल, कीटोन तथा अम्ल भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया एल्कीनों की, वो है एल्कीनों का ओजोनी अपघटन। ये क्या होती है बच्चों? जब हम एल्कीनों की ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं तो द्विबंध पर ओजोन के 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाते हैं और एक ओजोनाइड बनता है। अब ये ओजोनाइड जिंक और जल की क्रिया के द्वारा इसका विदलन होता है और हमें 2 छोटे उत्पाद प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम प्रोपीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो हमें प्रोपीन का एक ओजोनाइड प्राप्त होता है, और जो कि आगे जिंक और जल के द्वारा क्रिया करता है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से इसमें 2 भाग हो जाएंगे और एक भाग में आपको क्या प्राप्त होगा? CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड, और दूसरी तरफ आपको क्या प्राप्त होगा? HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से प्रोपीन के ओजोनी अपघटन से हमें एसिटल्डिहाइड तथा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। बच्चों, यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्कीनों में उपस्थित द्विबंधों की संख्या तथा द्विबंधों की स्थिति को जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एल्कीनों की एक और अभिक्रिया, बहुलीकरण, जिसका जिक्र मैंने अध्याय के प्रारंभ में भी किया था। बच्चों, एल्कीन के बहुत सारे अणु उच्च ताप, उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में संकलित होकर बहुलकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एथीन के बहुत से अणुओं की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर कराई जाती है तो हमें पॉलीइथिलीन प्राप्त होता है।
इसी तरह से यदि प्रोपीन की क्रिया कराई जाए तो हमें पॉलीप्रोपिलीन प्राप्त होगा, जिनसे बने बहुत से उत्पादों का उपयोग हम अपने घर में करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने एल्कीनों के सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लिया है।